हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी घटना है जो अचानक से घटी थी। सबसे पहले 1896 में इन 1896 प्रोफेसर हेनरी बेकरल ने देखा कि कुछ कंपाउंड्स पड़े थे, कुछ मेटल्स के कंपाउंड्स पड़े थे। उनको देखा उन्होंने, तो उनसे उनके पास में एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी। फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी तो वो काली हो रही थी किसी पर्टिकुलर जगह पे। तो उस जगह पे उन्होंने देखा कि लगातार काली हो रही है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये जो हो रही है इसमें ये इसका होने का कारण है कि यहाँ पर कुछ मेटल्स रखे हैं और वहाँ से कुछ किरणें निकल रही है। वो किरणें उस फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर रही है और इन किरणों को उन्होंने देखा तो वो बाद में थोड़ी पतली जो शीट है मेटल की उसको भी पार करके वो चली जाती है। बाद में देखा गया कि ये जो गुण है ये किसी कुछ और तत्वों में, किसी और एलिमेंट्स में भी मिलता है। जैसे अपने देखा रेडियम, थोरियम, पोलेनियम, यूरेनियम, इन सब में भी ये मिलता है। इन्हें उन्होंने कहा कि ये जो है नेचर, इसे कहा रेडियो एक्टिविटी। और इनसे जो किरणें निकल रही थी उनको नाम दिया उन्होंने रेडियोग्राफिक या रेडियो एक्टिव किरणें। मीन्स in 1896 Professor Henry Becquerel seen that uranium metal and its compound emits some specific rays which black or which make black spots on photographic plates. Later on, this is seen that it is the property of uranium itself, and not only uranium but uranium like elements like radium, thorium, polonium, etc. also shows such properties. And these rays also pass on through the small or thin metal sheet. So these rays are known as radioactive rays, and the metals who shows such property are known as radioactive elements, and the property is known as radioactivity. बाद में इन 1902 में रदरफोर्ड ने यह देखा, इन किरणों को और विस्तार से अध्ययन किया। उन्होंने क्या किया, कंपाउंड लिया जो रेडियोएक्टिव था, उसको रखा। रखने के बाद एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक साइड पॉजिटिव चार्ज रखा मैग्नेटिक का और एक तरफ क्या रखा उन्होंने, नेगेटिव पार्ट रखा। मींस वो मैग्नेटिक फील्ड में उन्होंने नॉर्थ और साउथ को सेट किया, पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग उसने लिया। अब यहाँ से कुछ बाद में पता चला कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या इस पर नेगेटिव साइड मुड़ रहा है, बाद पॉजिटिव साइड मुड़ रहा है। पहले तो उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड से स्टडी किया और स्टडी करने पे उन्होंने देखा कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं कुछ रेस इमिट करता है, और वो रेस में से कुछ रेस पॉजिटिव साइड मुड़ रही है, कुछ रेस नेगेटिव साइड मुड़ रही है, और कुछ जो रेस है बची हुई वो डायरेक्ट सीधे जा रही है। तो उन्होंने बाद में कंक्लूज़न निकाल के बताया कि जो किरणें ऋणावेशित प्लेट की तरफ मुड़ रही है वो अल्फ़ा किरणें हैं, जो पॉजिटिव साइड मुड़ रही है वो बीटा किरणें हैं, और जो कहीं नहीं मुड़ रही सीधी जा रही है वो कौन सी है, गामा किरणें हैं। तो इन 1902 रदरफोर्ड studies these rays or particles of radioactive elements, and he seen that there are some particles or rays which moves towards negative side, some moves towards positive side, while remaining other moves straightwise without any deviation. When we put up the radioactive element in a vessel and studied by magnetic field, and these rays which moves towards negative plate are called as X-ray, alpha rays. Then which moves towards positive part is known as beta rays,
and those rays not affected by positive or negative plates are known as gamma rays। तो रेडियो एक्टिवता एक ऐसा गुण है, और ये होता क्यों है बाद में इसका उन्होंने स्टडी किया, तो इसके पीछे उन्होंने पाया एक वजह कि यहाँ पर एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो में उन्होंने क्या देखा कि जब अपन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो लेते हैं जिस भी किसी एलिमेंट में, मान लो कि आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो निकालना है यूरेनियम का, तो यूरेनियम के न्यूट्रॉन प्रोटॉन को रेशियो को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यूरेनियम मान लो लिया अपन ने U38, 92 और 238, तो ऑब्वियस है कि उसमें कितना होगा 92, तो प्रोटॉन होगा, और रिमेनिंग 238 माइनस 92, तो जो बचा हुआ है वो क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो को उन्होंने देखा कि अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 से 1.5 के बीच है तो वो जो एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल होते हैं, लेकिन रेशियो जैसे ही 1.5 से ज़्यादा या 1 से कम होगा तो ये क्या करेंगे, कुछ रेस को इमिट करेंगे, और उन एलिमेंट्स को जो रेस को इमिट करते हैं जिन्हें अपने पढ़ा अभी अल्फ़ा बीटा गामा रेस, तो उन्हें कहा उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। द बेसिक रीज़न बिहाइंड द रेडियो एक्टिविटी इज़ द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, वेयर the neutron proton ratio is between in the range of 1 to 1.5. those elements are heavy metals are stable, but as the ratio increases by 1.5 or decreases by 1.0, then these elements shows the nature, that is radioactivity, and emits alpha beta and gamma rays to stabilize itself। खुद को स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा को निकालते हैं। जैसे अपन ने देखा है कि यूरेनियम है तो थोरियम, एक्टिनियम, इस तरह से ये चीज़ें चेंज होती है। ध्यान रखेंगे अपन कि जो अल्फ़ा किरण है, अल्फ़ा किरण एक हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है 2 प्रोटॉन, और उसका मास कितना होता है 4। इसी तरह से जो बीटा पार्टिकल है या बीटा किरण है उसे नाम दिया उन्होंने E-10, एंड गामा के ऊपर न तो कोई चार्ज है न इसका कोई मास उन्होंने माना है। फिर भी अब इनके बाद इनकी ऐसी कैसी भेदन शक्ति होती है, क्योंकि ये उसके पार हो जाती है, मेटल की शीट के पार हो जाती है। गैस का अगर कहीं भरी हुई तो उसको आयनित कर देती है, ये उन्होंने देखा। ये अपन और आगे वाले एक और स्टडी करेंगे अपन, गाइगर मूलर काउंटर, उसमें देखेंगे। ओके, तो यहाँ अपन ने देखा, फिर से मैं एक बार समअप करता हूँ कि प्रोफेसर हेनरी बेकरल ने देखा कि यूरेनियम और मेटल और बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, कुछ विशेष प्रकार की किरणें, कुछ स्पेशल रेस को निकालती हैं, जिन्होंने नाम दिया अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेस। अल्फ़ा बीटा गामा रेस का प्रयोग किया बाद में रदरफोर्ड ने, तो उन्होंने स्टडी किया कि अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, अगर कोई तो नेगेटिव प्लेट की साइड मुड़ रहा है, कोई बीटा पार्टिकल है तो वो पॉजिटिव की साइड मुड़ रहा है, और अगर वो गामा रेस हैं तो स्ट्रेट जा रही है, वो कहीं से कहीं तक मुड़ती नहीं है। तो इस तरह से खोज हुई है अल्फ़ा बीटा और गामा पार्टिकल की। थैंक यू।